तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है और फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट बुक में जो भी हमारा कंटेंट था, और ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लास्ट टॉपिक है। और इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंक्लूडेड है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि पूरी बुक में जो भी हमने पढ़ा अभी तक, ये जो टॉपिक है ये उस सारी चीज़ों को मिला करके बना है। यानी ऐसा बोल सकते हैं, जो फर्स्ट बुक में हमने जितनी अभी तक पढ़ाई की है, जितनी मेहनत की है, उस पूरी मेहनत का यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है? वेव्स तुमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो बेसिकली दो टाइप के वेव्स होते हैं। एक तो होते हैं मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा टाइप है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन शॉर्ट ईएम वेव्स। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं दे रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल। इनको एक मीडियम चाहिए कोई ट्रैवल करने के लिए। मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं तो उनके पास वाले दूसरे मीडियम पार्टिकल्स भी ऑसिलेट होने लगते हैं, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र वाया मीडियम पार्टिकल्स होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के वेव्स हैं बेसिकली, जिनको मीडियम चाहिए और जिनको मीडियम नहीं चाहिए। जिनको मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव्स, और जिनको मीडियम नहीं चाहिए वो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में। बाकी जो तुमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, वो मोड ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे डिफ़ाइन किया गया था। ये डिफ़ाइन किया गया है इस बात के बेसिस पर कि मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो मोड ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं वेव्स के टाइप्स, तो उसमें होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मीनिंग यहाँ पर हालांकि कुछ खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होते हैं जिनका मीडियम पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन के अलोंग होता है। ठीक है, वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है तो इसी लाइन पर मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स या किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम में जो वेव्स चलते हैं वो इस तरह के वेव्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स में क्या होता है, जहाँ ये पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं वहाँ पर होते हैं रेयरफैक्शन, और जहाँ पार्टिकल पास पास आ रहे हैं वहाँ होते हैं कंप्रेशन। तो ये वेव्स रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में आगे चलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स कौन होते हैं? जिनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, जैसे कि वाटर सरफेस पर बनने वाली वेव्स। तो वेव, मान लो यहाँ पे पत्थर गिरा है पानी में, वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट होते हैं। इसीलिए वाटर सरफेस पर तुमने देखा होगा कि सर्कल्स जैसे दिखाई देते हैं। कुछ सर्कल्स ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, फिर एक सर्कल उसके नीचे दबा हुआ दिखाई देता है, फिर एक ऊपर उठा हुआ, फिर नीचे दबा हुआ। तो ये वाली जो वेव्स हैं ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, क्रेस्ट जो ऊपर उठा हुआ है, ट्रफ जो नीचे दबा हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वेव्स के टाइप्स का, ये इस बात पर है कि मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये इस बात पर है कि लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, यानी कि जो मीडियम पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होगा उसके बेसिस पर है। फ़िलहाल हमारा कंसर्न अभी यहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए, यानी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो इसका एग्ज़ाम्पल अगर कहेंगे तो इसका एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छा और बढ़िया एग्ज़ाम्पल है लाइट। अब लाइट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन बहुत लंबे समय से चल रहा था, काफ़ी पहले से, कि लाइट एक्चुअली है क्या चीज़। लाइट के बारे में पता ही नहीं था वो है क्या चीज़। ठीक है, जो सबसे पहले लाइट के बारे में थ्योरी जैसा लिखा गया है, साइंस हिस्ट्री जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले लाइट की थ्योरी के बारे में, लाइट के बारे में न्यूटन ने ट्राई किया था। ठीक है, न्यूटन ने बहुत सारे दूसरे
फील्ड्स में भी कुछ ना कुछ डिस्कवरी की है। बहुत सारे उनके डिस्कवरीज़ हैं। लाइट में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया और लाइट की थ्योरी के बारे में उन्होंने सबसे पहले दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब लाइट वाला पोर्शन शुरू होगा। अभी यहाँ पर बस जस्ट एक दो स्टेटमेंट उसके बारे में कि लाइट एक्चुअली क्या चीज़ है ये पता नहीं था। पहले न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रपोज की कि लाइट कॉर्पस्कल्स यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनको कॉर्पस्कल्स कहेंगे। फिर उस थ्योरी से कुछ फिनोमेनन एक्सप्लेन हुए, कुछ नहीं हुए। तो उसके बाद में वेव थ्योरी आई। हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस एक भाई साहब थे, उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। फिर लेकिन कुछ फिनोमेनन थे वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते थे। तो ऐसे करते करते बहुत कोशिश की गई और अल्टीमेटली जब मैक्सवेल एक मैथमेटिशियन थे, वो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे या कह लो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पर ये पता लगा लिया, ये प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस समय ये पता लगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो कितनी बड़ी बात थी। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है, यानी कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये डिस्कवरी हुई कैसे, मैक्सवेल कैसे इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या कोई ऐसी वेव्स हो भी सकती हैं जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्योंकि ये जानने से पहले जितना भी वेव्स के बारे में लोग जानते थे तो यही मानना जाता था कि वेव्स को चलने के लिए मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के वेव नहीं चल सकती। इस जानकारी से पहले की बात है ये। तो मैक्सवेल ने ऐसा क्या देखा, कहाँ से उनको आइडिया आया कि ऐसी भी कोई वेव हो सकती है जो बिना मीडियम के चले। तो कैपेसिटर के बारे में मैक्सवेल जब स्टडी कर रहे थे, मान लो ये कैपेसिटर है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने मान लो ले लिया, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एक डीसी सप्लाई दी जाए और एक स्विच लगाया जाए तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर एक करंट शुरू होता है। ये करंट इंक्रीजिंग करंट होगा, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो डीसी में ऐसे तो तुमने पढ़ा होगा कि अगर कैपेसिटर लगा है तो यहाँ पर कुछ वायर नहीं है इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसा तुमने पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उस समय यहाँ पर एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होती है, एक इंस्टेंटेनियस करंट आती है। इंक्रीजिंग चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स पर कुछ देर के लिए होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं एक इंस्टेंट के लिए यहाँ करंट आती है, क्योंकि कैपेसिटर शुरू में इस पर चार्ज ज़ीरो था, बाद में कुछ टाइम लगता है कैपेसिटर पर फुली चार्ज होने के लिए, कुछ टाइम लगता है। तो उतने टाइम के लिए यहाँ से यहाँ चार्ज जाएगा, और चार्ज जाएगा मतलब यहाँ एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होगा। तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड था पहले से ही कि जहाँ करंट फ्लो होता है, उस मान लो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ याद करो, बायो-सेवर्ट लॉ था ना कि अगर एक वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। करंट एलिमेंट जो यहाँ लेते थे IDL, उस पर डिपेंड करता है। और उस चैप्टर में हमने ये एक स्टेटमेंट भी कहा था कि मूविंग चार्ज इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पर करंट है मतलब वहाँ पर मूविंग चार्ज है, और जहाँ मूविंग चार्ज होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि इस वायर के, ये जो वायर दिखाई दे रहा है, इसके आसपास अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो उस कंपास में हमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और मैग्नेटिक कंपास में होने वाला जो डिफ्लेक्शन है वो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उस निडल को, मैग्नेटिक निडल को अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लाया जाए तो उसमें भी एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मैक्सवेल ने ऐसा
पहले तो गेस किया थ्योरेटिकली, फिर उसको चेक भी किया कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर एक कंपास को लाएं तो वहाँ भी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन ये डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो वैक्यूम में भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज फ्लो का मतलब है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जाते हैं, अपने साथ अपना चार्ज लेके जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। तो जहाँ पर वैक्यूम है, जहाँ कोई मीडियम है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए तो यहाँ पे करंट नहीं होना चाहिए, और करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? एक तो तरीका ये था सोचने का, क्या कि इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता सकते हैं करंट की डायरेक्शन को देखकर, राइट हैंडेड सिस्टम से। अगर याद हो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड का नहीं, राइट हैंड का थंब अगर करंट के डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को मोड़ें, तो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को मोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकला, ऐसे अंदर गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। सिमिलरली इस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सवेल ने चेक किया तो वो भी ऐसे ही आया। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी मिला। मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर ए और बी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि कुछ और ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं, तो एक्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, वाई पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, जबकि यहाँ पर कोई करंट तो है ही नहीं। तो बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल सकता है? क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो मूविंग चार्ज होता है। तो जब यहाँ चार्ज है ही नहीं, चार्ज कैरियर्स ही नहीं हैं, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया? एक तो बात ये थी। दूसरा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बेसिस पर भी इस इशू को डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया। तो अगर एम्पियर्स सर्किटल लॉ तुम्हें याद हो तो उसमें क्या बताया गया था कि अगर एक ऐसे करंट मान लो फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इस लाइन के, ये जो लूप बन रहा है, इस लूप के अलोंग इंटीग्रेट करें, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करें। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट का मतलब क्या है? जो इस लूप को पार करके ऐसे करंट जा रहा है, दैट इज़ आई नेट। ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो अपोज कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जस्ट फॉर ए रिमाइंडर ये डायग्राम यहाँ बनाया गया है। तो अगर ये करंट I1, ये है I2 और एक करंट मान लो ऐसे जा रही है अंदर की तरफ I3, तो नेट करंट क्या होगी? I1 प्लस I2 माइनस I3। माइनस I3 क्यों? क्योंकि हमने ये एरो देख रहे हो ना, ये एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने लिया है, ठीक है, इन दोनों करंट को देखकर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड I3 की वजह से आएगा वो अंदर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, इसीलिए हमने उसको माइनस I3 कहा। I1 प्लस I2 माइनस I3 वो क्या हो जाएगा? I नेट। खैर, इन शॉर्ट अगर बोलें तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप B डॉट डी एल होगा म्यू नॉट आई नेट। ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ है। लेकिन यहाँ पर एक बात है ध्यान देने की, वो ये क्या था हमारा? ये था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हाँ, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमने ऐसे वायर बनाया और ये एक लूप बनाया, ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमने इस लूप के लिए लिखा, ठीक है। लेकिन एम्पियर ने ये नहीं बताया कि ये जो लूप है इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। मतलब ये लूप एक पतले वायर जैसा हो, और या उसकी बजाय हम एक सिलेंडर ले लें। मान लो हमने इतना चौड़ा एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, इतना चौड़ा एक सिलेंडर ले लिया ये पूरा, तो जितना करंट यहाँ से पार हो रहा है, अगर हम सिलेंडर भी ले लेंगे, इतना पतले वायर लूप की बजाय एक चौड़ा सिलेंडर भी ले लें, तो भी उतना ही करंट यहाँ से पार हो रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए भी अगर बी डॉट डी एल लिखेंगे तो भी सेम ही आएगा। समझ में आई बात, मीनिंग समझ में आया इस बात का कि हम एक पतला लूप, वायर जैसा लूप लेने की बजाय अगर एक चौड़ा सिलेंडर ले लें, ऐसे मान लो हॉलो सिलेंडर ले लिया दोनों तरफ से खुला हुआ, और लूप के बजाय उसको यहाँ पे रखा वायर के चारों ओर, और उस लूप के लिए सिलेंडर के इस एज के लिए किया तो भी इतना ही आएगा, ये जो नीचे वाला एज है उसके लिए किया तो भी इतना ही आएगा, क्योंकि वही करंट यहाँ से पार होके जा रहा है। या बीच में सिलेंडर का जो ये सरफेस एरिया है, बीच में कोई लूप लें, उसके लिए भी इतना ही आएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि लूप की थिकनेस कितनी हो, इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, कितनी भी हो सकती है। तो वैसा ही कुछ मैक्सवेल ने सोचा कि अगर हम यहाँ पर जो लूप ले रहे थे एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए, ये जो लूप था मान लो 1 पॉइंट है, अगर इस लूप की चौड़ाई बढ़ा दें, इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा लूप अगर कर दें हम, इतना चौड़ा, जिससे कि कैपेसिटर की प्लेट भी उसके अंदर आ जाए लूप के अंदर, तो लूप में इधर से तो करंट एंटर कर रहा है, लेकिन इधर यहाँ पर कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है, लूप के इस एज से कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लूप में एक तरफ से करंट एंटर तो किया लेकिन दूसरी तरफ से बाहर निकला ही नहीं। इट मीन्स कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ यहाँ पर रह गया है। ठीक है, कैसे, दो तरह से हमने समझा। एक तो ये कि लूप की थिकनेस इतनी बढ़ा दो कि कैपेसिटर प्लेट लूप के अंदर आ जाए, तो क्या दिखेगा, एक तरफ से करंट एंटर किया, वेरी गुड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बहुत सही, बट इस तरफ ना तो करंट आया ना यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो हुआ, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम होगा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होगा या डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, दोनों ही केस में चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर करंट ना तो बाहर आया ना अंदर गया, बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। एक तो बात ये, और दूसरा जो अभी बताया था, मैग्नेटिक कंपास निडल को कैपेसिटर प्लेट के इस तरफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड मिला, ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, बट प्लेट्स के बीच में रखा, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मिला। वो क्यों मिला, वहाँ पर तो कोई करंट था ही नहीं। तो इन्हीं बातों से मैक्सवेल को ये आइडिया आया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये वाला, इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट है, यानी इसमें कुछ ना कुछ है ऐसा जो छूट गया है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने इसी बात को बेसिस बना करके आगे अपना बुद्धि लगाया और सोचा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो करंट यहाँ भले ही नहीं दिखाई दे रही है, बट करंट जैसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो वो चीज़ क्या होगी जो करंट तो नहीं है बट करंट जैसी है। तो अब ध्यान दो ज़रा, आगे अगर इसी बात को सोचें कि ऐसा यहाँ पर क्या होगा कि जो करंट जैसा रोल प्ले कर रहा है, तो वो क्या है। देखो, कैपेसिटर प्लेट्स पर जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स हमने कैलकुलेट भी किया था। दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जैसे ये पॉजिटिव है तो इससे अवे डायरेक्शन में फील्ड होगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन होगा, तो टोटल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट वैल्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये प्लेट का एरिया है। तो सिग्मा जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, और चार्ज जो है वो तो टाइम के साथ साथ बदल रहा है। चार्ज यहाँ पे वेरिएबल है, और अगर चार्ज वेरिएबल है तो सिग्मा भी टाइम के साथ साथ बदलेगा, और अगर सिग्मा टाइम के साथ बदलेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी टाइम के साथ साथ बदल जाएगी। ठीक है, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट चार्ज होगा, डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। ठीक है,
ये इंक्रीजिंग, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर पर इंक्रीजिंग चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेरिएबल फील्ड है, वो एक कांस्टेंट फील्ड नहीं है। तो कांस्टेंट फील्ड नहीं है तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा, अगर हम यहाँ पर कोई एरिया इमेजिन करें और उससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये भी टाइम का फंक्शन होगा क्योंकि जिस फील्ड की वजह से आ रहा है वो फील्ड ही टाइम का फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, ये हमने बीच में एरिया लिया है, वो एरिया प्लेट्स के एरिया के बराबर ही ले लिया सपोज। तो E इंटू ए, ई की वैल्यू अगर यहाँ लिखोगे तो मिलेगा क्या, सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन नॉट ए फाई ई टी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम के साथ बदल रहा है, ऑब्वियसली बदलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस फील्ड की वजह से आ रहा है वो फील्ड चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, और चार्ज कितना है वो टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। ये जो फ्लक्स है ये कैसा फ्लक्स है, ये चेंजिंग या कह लो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अगर इस फ्लक्स का हम रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करें, रेट ऑफ चेंज इसका निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ बदल रहा है, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होगी कि टाइम के साथ बदल रहा है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो क्या मिलता है, ये तो प्लेट का एरिया है, ये तो कांस्टेंट होगा, ये एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये भी कांस्टेंट है, डी ओवर डी टी ऑफ सिग्मा, सिग्मा टाइम का फंक्शन है। तो अगर चाहें तो हम सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और यहाँ भी जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर लिख देंगे। तो क्या मिलेगा, ए बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए डी बाई डी टी ऑफ क्यू टी। तो ए को डिवाइड कर दो, ए को डिवाइड कर देने से क्या मिल जाएगा, ए को डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या मिला, ये डी फाई ओवर डी टी, ये टाइम का फंक्शन है, वहाँ पे अभी नहीं लिख रहे हैं, ऑब्वियसली पता चल चुका है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मतलब टाइम का फंक्शन होगा, इक्वल टू क्या मिला, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। तो अगर यहाँ से हम डी क्यू बाई डी टी निकालें तो वो कितना आएगा, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अब ज़रा ध्यान से देखें, बहुत घूर के अगर देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड में लिखा है वो क्या चीज़ है, वो है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हमने कहाँ के लिए, कहाँ पर क्यों था, वो कैपेसिटर प्लेट्स पर था, और ये जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है ये फ्लक्स कहाँ था, ये प्लेट्स के बीच में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक रिलेशन मिल गया है, यहाँ प्लेट्स पर जो चार्ज आ रहा है उसका रेट ऑफ चेंज और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फील्ड है तो फ्लक्स भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उनका हमें रिलेशन मिल गया है। और ये जो लेफ़्ट साइड में क्वांटिटी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज वो तो होता है करंट के डायमेंशंस होते हैं, देखो चार्ज बाय टाइम, ये तो करंट के डायमेंशंस हैं, यानी जो लेफ़्ट साइड में क्वांटिटी है वो करंट है, और राइट साइड में क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो लेफ़्ट साइड में क्वांटिटी है दिस इज़ हैविंग डायमेंशंस ऑफ करंट, तो हमने मान लो कि उसको करंट लिख दिया, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब ज़रा ध्यान से सोचो कि ये जो कैलकुलेशन था ये तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के लिए था, बीच वाली स्पेस के लिए था, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है,
कोई मीडियम नहीं है, अगर है भी तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, उसमें चार्ज का फ्लो होता नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो नहीं होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हुए भी ये जो क्वांटिटी है इसके डायमेंशंस करंट वाले आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये वही चीज़ है जो एम्पियर्स लॉ में मिसिंग थी, यानी कि जो मैक्सवेल ने सोचा था कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, जबकि यहाँ पर वायर नहीं है, वायर नहीं तो करंट नहीं, तो करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, बिकॉज करंट यानी मूविंग चार्ज जब होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो ये उसी बात का जवाब है कि यहाँ जो फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन, उसका अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालें, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें, तो करंट जैसी एक क्वांटिटी हमें मिलती है। और ये करंट जो है ये कन्वेंशनल करंट जो थी, यानी जो इस वायर में करंट फ्लो हो रही है उससे ये डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? क्योंकि ये जो वायर में करंट फ्लो होती है, वायर्स होते हैं मेटल्स के, तो मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे यहाँ करंट का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन ऑब्वियसली इसके अपोजिट होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये वाली जो करंट है ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट फिर भी करंट जैसा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो करंट है, ये जो करंट जैसी चीज़ है, हम इसको करंट अभी नहीं कह रहे हैं, इसको करंट जैसी कोई चीज़ है वो इस वाली करंट से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारी करंट है इसको कन्वेंशनल करंट कह सकते हैं या फिर कंडक्शन करंट कह सकते हैं। कंडक्शन मीन्स, कंडक्शन अगर तुम्हें याद होगा 11वीं क्लास में पढ़ा था, कंडक्शन का मतलब होता है जब मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर भी जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हो रहा है, इसलिए हमारा जो वायर में करंट है उसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट, आईसी लिख लेते हैं इसको। और ये करंट ये तो बिना किसी मीडियम के ही हो रही है, बिना इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ही हो रही है। तो ये करंट जैसी एक क्वांटिटी है, एग्जैक्टली करंट नहीं है, जो कंडक्शन करंट होती थी वो ये नहीं है। तो इसको नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नाम दिया मैक्सवेल ने क्या, कि ये करंट तो नहीं है लेकिन करंट जैसी ही कोई चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसी की वजह से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ में जो चीज़ मिसिंग थी, जो इनकंसिस्टेंसी थी, उसको मैक्सवेल ने पता लगा लिया। तो अब इसको एम्पियर सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने इंक्लूड कर दिया। कैसे इंक्लूड कर दिया? कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो था वो क्या बताता था कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट एलिमेंट इज़ म्यू नॉट आई नेट, ये था, ठीक है। तो आई नेट में एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियर ने क्या बताया था कि ये जो आई नेट होगा ये कंडक्शन करंट होगा, क्योंकि वायर में करंट की उन्होंने बात की थी। तो मैक्सवेल ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया कि इसमें उन्होंने लिख लिया आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी, ठीक है। तो आई सी प्लस आई डी का मतलब हो गया कि जहाँ पर वायर होगा, देखो वहाँ उस डायग्राम में देख सकते हो, जहाँ पर वायर है वहाँ पर ये वाली चीज़ें, यानी कि कौन सी, कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उससे डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है, ये वाली चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे वायर है। और जहाँ पर मीडियम नहीं है कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर, जैसे कि जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ पे कंडक्शन करंट एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स कि जहाँ पर वायर होगा वहाँ पे आईसी को लिया जाएगा, और जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट को लिया जाएगा। तो बाहर वाली जगह के लिए, यानी प्लेट्स के बाहर के लिए आई डी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैसे ही दिखेगा जैसे हमारा पहले था, म्यू नॉट आई सी। लेकिन प्लेट्स के अंदर जब आ जाएंगे तो आई सी हट जाएगा, वहाँ पे आई डी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इस बात का जवाब मिल जाता है कि प्लेट्स के बाहर वाली जगह में बी डॉट डी एल की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और प्लेट्स के अंदर वाली जगह में भी
मैग्नेटिक फील्ड की नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने जो मॉडिफाई किया, तो उन्होंने अपना एक सर्किटल लॉ बना लिया, ऐसा बोल सकते हैं, IC प्लस ID। तो एम्पियर के लॉ को रेस्पेक्ट देते हुए, और अपना नाम भी क्योंकि जोड़ना है भाई, जिसने पता लगाया इतनी मेहनत की अपना नाम तो जोड़ेगा ही, तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, एम्पियर्स, इसको नाम दे दिया एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे ID की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो B डॉट डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है ID की, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाय dt, ठीक है, ये हो गया एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। अगर डायमेंशंस चेक करोगे तो यहाँ पर जो डायमेंशंस होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ के डायमेंशन आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर है ना मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, वैसे ही इधर भी आ जाएगा, यहाँ भी सेम डायमेंशंस आएगा, इन दोनों टर्म्स के डायमेंशंस सेम ही आ जाएंगे। तो ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसके बाद, और जब इतना पता चल गया तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी और एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया किधर से किधर है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, खाली प्लेट्स के बीच वाली जगह उसी से मतलब है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे अभी हम कह रहे थे कि प्लेट्स हैं, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लो कि कैपेसिटर प्लेट्स का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमने इतना डिस्कशन कर लिया है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स का होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जहाँ फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल जहाँ होगा, अभी हमने निकाला था डी फाई E बाई डी टी, देखो ये निकाला था ना, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो फ्लक्स है ना ये वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और ये वेरिएबल कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा और फिर रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ID की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ अवेलेबल ओनली व्हेन देयर इज़ ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स हों, उन पर चार्ज हो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह के सोर्स की वजह से हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है। वो सोर्स कैसा है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखा गया है उससे आ रहा है या किसी और तरह से आ रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में है और वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, तो उसकी वजह से एक वेरिएबल फ्लक्स आएगा और उस वेरिएबल फ्लक्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम प्लेट्स को यहाँ पर बना ही लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो अब ज़रा इमेजिन करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को, तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में चलता है, याद है ना, F इक्वल टू क्यू ई, ये था ना, F इक्वल टू क्यू ई। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो जो E का डायरेक्शन है वही उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चलता है वही डायरेक्शन करंट का लिया जाता है। यानी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने की वजह से आ रही है, उस करंट का ये डायरेक्शन होगा। ये जो ब्लू वाला एरो बना है यही इस करंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो इसकी वजह से आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस करंट की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड,
उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंड से निकालते हैं। थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जो डायरेक्शन हमें मिलता है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये रहा करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, देखो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा और फिंगर्स को कर्ल किया, तो ऐसे आ रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। यानी कि इधर ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ, देखो नॉर्मली आउटवर्ड, फिर ऐसे आएगा और ऐसे अंदर चला जाएगा। यानी इधर नीचे वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ जाएगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो डिस्प्लेसमेंट करंट से आया है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, इस पेन के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐसे है, इस पॉइंट पर ऐसे है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे ऐसे। ठीक है, यानी इस लाइन के हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा। और ये लाइन क्या थी, ये लाइन थी हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, अभी हमने क्या था, ये इस इक्वेशन से निकलेगा B.dl। सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे IC की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IC कहाँ होता है, ये जो बाहर वायर लगे हैं वहाँ होता है। हम सिर्फ कैपेसिटर प्लेट के अंदर की बात करें अगर, तो ये तो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट थी, ये क्या था, ये था डिस्प्लेसमेंट करंट ID। तो ID इंटू म्यू नॉट क्या हो जाएगा, B.dl। इस इक्वेशन की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ज़रा एक चीज़ और याद करो, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ याद करें अगर, अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम लोग बायो सेवर्ट लॉ की बात कर रहे थे। मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे थे। फिर तुम्हें याद होगा हमने सिलेबस में पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज चलना शुरू कर दिया, फिर पढ़ा था करंट के इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें हमने पढ़ा बायो सेवर्ट लॉ। उसके बाद जो हमारा चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर तुम्हें याद हो उसमें क्या कहा गया था कि फैराडे ने उल्टा सोचा। उल्टा क्या सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा फैराडे ने सोचा था। और बाद में उन्होंने कई सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में पता भी लगाया कि अगर जिस जगह में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो वेरिएबल है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब हम इसी बात को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के या एनालाइज करके आगे अगर बात करें तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे ने क्या बोला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना होता है, -d∅b/dt। अब ज़रा इसको याद करो, ये क्या चीज़ था, φb मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, माइनस साइन से तो डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पढ़ा था, इसको नंबर 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि अगर तुम्हें याद हो E = -dV/dx, ये याद है ना, dV/dx कह लो या dV/dr कह लो तो जनरलाइज्ड हो जाएगा। ये क्या चीज़ था, ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट था, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये था, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर इस इक्वेशन से हमें पोटेंशियल निकालना होता है, ये उसी समय डिस्कस किया गया था उसी चैप्टर में। इस इक्वेशन से अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ से यहाँ के बीच में, ये पॉइंट 1 से 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो दिया हुआ है, और इसकी हेल्प से हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 और 2। तो कैसे निकालते थे
ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या, डी वी। डी वी तो इंटीग्रेट हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो वी इक्वल टू क्या आता था, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ई डॉट डी आर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट लेंथ वेक्टर, लेंथ का एक छोटा एलिमेंट लेंगे वो हो जाएगा डी आर वेक्टर। लेंथ किसके अलॉन्ग, जिन दो पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके अलॉन्ग। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को ई डॉट डी एल लिख सकते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोनों एक ही बातें होती हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। यानी कि ये जो इक्वेशन थी फैराडेज लॉ वाली, उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ई डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फैराडेज लॉ को अगर इस तरह से लिखें तो क्या मिलेगा, फैराडेज लॉ को अगर हमने ऐसे लिखा तो ई डॉट डी एल, यहाँ डी एल था यहाँ भी डी एल ले लिया, ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। ठीक है, अब ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये जो हमने यहाँ जितनी मेहनत की थी बस ये बताने के लिए कि ईएमएफ को ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन लाइक दिस। तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो फैराडेज लॉ एक्चुअली हमें क्या बताता है, फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे हो सकता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा। तो इनमें से बी ए और थीटा में से अगर कोई भी बदल जाए तो हम क्या बोलते हैं कि फ्लक्स बदल गया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मान लो सपोज ए और थीटा नहीं बदले, बी अगर बदला तो भी ये फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये क्या है, ये ईएमएफ है। और ईएमएफ जब होगा, ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा यानी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होगा, मतलब एक साइड हायर पोटेंशियल एक साइड लोअर पोटेंशियल, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है, देखो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है, ये जो यहाँ अभी इतनी देर से चर्चा चल रही थी कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और ये कंटिन्यूसली ऐसा ही चलता रहेगा। कैसा कैसा, इससे ये और इससे ये ऐसे चक्कर चलता रहेगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, चित्र विधि से अगर बात करें, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई अगर वेरिएबल है तो उससे मिलेगा हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है तो उससे हमें मिलेगा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का मतलब है कि वहाँ फील्ड होगा, तो ऐसा बोल सकते हो कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। बहुत बड़ी डिस्कवरी इसलिए क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग पढ़ा जाता था, अलग ब्रांच माना जाता था, मैग्नेटिक फील्ड को अलग ब्रांच माना जाता था। और जब ये भी प्रूव हो गया, अभी हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि जब ये भी प्रूव हो गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट भी उसी में आ गया। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी और लाइट की थ्योरी सब कुछ एक में आ गया। यानी ये बहुत बड़ी थ्योरी थी जिसने इन सबको यूनिफाइड कर दिया एक साथ ला दिया।
तो तुम्हें अगर ध्यान हो, कहीं तुमने पढ़ा हो, तो आइंस्टाइन भी अपने मरने के दिन तक, अपने लास्ट डे तक, वो भी कोशिश कर रहे थे कि ऐसी कोई थ्योरी हम डेवलप करें कि सारे टाइप के, जो नेचर में 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और वीक इंटरेक्शन फोर्सेस, वो सभी एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाएं। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तो एक साथ हो गए, तो आइंस्टाइन चाहते थे कि ऐसी थ्योरी कोई डेवलप हो कि जिसमें सारे फोर्सेस एक साथ एक्सप्लेन हो जाए, और उस पर अभी तक काम चल रहा है। तुमने अगर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखते हो कि साइंस में आजकल क्या रिसर्च चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के सामने कि ऐसी एक फील्ड थ्योरी बनाएं जिसको बोलते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो वो अभी कोशिश जारी है, उसमें कुछ फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। सारे फोर्सेस को इंक्लूड कर भी लें, न्यूक्लियर भी उसी में अगर आ भी जाएँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। खैर, तो यहाँ तक पढ़ने से हमें ये समझ में आ गया कि जहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था ये कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि एक बार अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया तो उससे ये, फिर उससे ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा। यानी कि अब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर प्लेट की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन गया, और ये अपने आप से ही खुद को सपोर्ट करते हुए वैक्यूम में आगे बढ़ते रहेगा। वैक्यूम में मतलब इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए, अगर मीडियम हो तो ठीक है, मीडियम होने से इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन पे असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है वो अगले क्लास में डिस्कस होगा। तो ये जो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन गया है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का, ये अपने आप से खुद को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता रहता है, और आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इससे एसोसिएटेड एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी भी साथ साथ आगे बढ़ती है। और वेव की अगर तुम डेफिनेशन याद करो तो उसमें कहा गया था वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट। मतलब यहाँ ये जो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का, ये अपने साथ एनर्जी भी कैरी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें एक वेव मिल जाती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो जो वेव बनी है उसी को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और डायरेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, ये वेरिएशन हो रहा है, ये किस तरह के फंक्शन को फॉलो करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमने मेन जो टॉपिक हमारा डिस्कशन था वो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन क्या है, उसके बारे में आइडिया कहाँ से आया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, और फिर ये हमने पता लगाया कि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।